नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। इनका जो कार्यकाल रहा था, पूरा यहाँ पर गहन हम विश्लेषण करेंगे कि क्या इनका जो कार्यकाल है, मतलब कहना चाहिए कांग्रेस का गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। और ये वाला जो गोल्डन पीरियड है, अभी के हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी, बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण लीडर माने जाते हैं। तो क्या उनके टाइम पीरियड और इनके टाइम पीरियड में हमारी देश की जो इकोनॉमी रही है, उसकी यहाँ पर तुलना करी जाती है। भले ही किसी का भाषण हमको प्रभावित कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात रहती है उनके कामकाज की। मनमोहन सिंह के समय में जो हमारा देश प्रगति किया, चाहे वो बेरोजगारी दर को लेकर के हो, चाहे वो लोगों को रोजगार देने को लेकर के हो, चाहे वो हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ को लेकर के रहे, वो वाला जो टाइम पीरियड है बीजेपी के इस टाइम पीरियड को कैसे करके पछाड़ देता है, इसकी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विवेचना करी जाती है। इसी का यहाँ पर हम वर्णन करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों इस आर्टिकल को, जो कि मनमोहन सिंह की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। इसके साथ ही साथ ये बीजेपी के पूरा जो कार्यकाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए सभी सुधार एवं उनकी नीतियों की तुलना डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय जो आर्थिक सुधार हुए थे, भारत की इकोनॉमी की कंडीशन, बेरोजगारी की दर, लोगों को मिलने वाला रोजगार, कितना फॉरेक्स रिजर्व रहा था, इसके अलावा भी और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर ये चर्चा करता है। वहीं यदि हम प्रारंभिक जीवन की बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को, पंजाब, जो कि अब कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। बीए ऑनर्स इकोनॉमी में किए, एमए भी इकोनॉमी में किए हैं। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने डी फिल किया था, डॉक्टरेट की उपाधि इनको मिली है, इसलिए हम कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर इन्होंने काम किया था और वही अनुभव इनको भारत को आगे ले जाने में काम आया था। जैसे कि अर्थशास्त्री और शिक्षक के तौर पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया करते थे इकोनॉमिक्स। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में भी इन्होंने काम किया है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के साथ में भी इन्होंने काम किया है। आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं 1982 से 1985 तक। इसके अलावा वित्त मंत्री के तौर पर काम किया। प्रधानमंत्री के तौर पर ये 2004 से 2014 तक रहे थे, मतलब लगातार 2 कार्यकाल तक इनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिली थी। इनके टाइम पीरियड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हमको देखने को मिली थी, जैसे कि मनरेगा है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, आधार कार्ड परियोजना है। इसके अलावा भारत अमेरिका के साथ में परमाणु समझौते भी हुए थे। बहुत सारे पुरस्कार इनको प्रोवाइड करे गए, जैसे कि पद्म विभूषण है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी इनको कुछ कुछ उपाधियां दी गई थी। अब हम चर्चा कर लेते हैं इस एडिटोरियल की, जो कि सीधे सीधे चैलेंज करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, इनके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण इकोनॉमिक सुधारों को, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या क्या चीज़ किया उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाता है। मनमोहन सिंह जाने जाते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए। उस समय में ये लहर चल रही थी कि हमारे देश में ज़्यादातर सेक्टर को सरकारी से प्राइवेट के लिए खोला जाए। जिस जिस सेक्टर में सरकार ही केवल निवेश करेगी, सेवाएं प्रोवाइड करेगी, उसको प्राइवेटाइजेशन के लिए खोला जा रहा था। आज के समय में देखा जाए इंडिया में, तो फुल प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है इंडिया में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इतने बेटर तरीके से काम कर पाए, उसका एक रीज़न ये था कि इनके साथ में खुद एक से एक बड़े इकोनॉमिस्ट, मंत्री लोग एवं पेशेवर लोगों की इनकी टीम हुआ करती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं मोंटेक एलुवालिया, सी रंगराजन है, पी चिदम्बरम है, शंकराचार्य, ये खुद कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, आप सोच सकते हैं। और इनके द्वारा किया जाने वाला काम भी एकदम जबरदस्त ही रहा होगा। हमारे देश में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड में, ठीक है। आप देखेंगे 1991 के बाद हमको 5 प्रमुख बदलाव दिखाई दिए थे, जिससे आम लोगों का जीवन बहुत गहराई से प्रभावित हुआ था और भारत को 2040 तक उच्च आय और उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में बदलने की नींव रखी गई थी उस समय में। पहले नंबर की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक जो नीतियाँ इन्होंने लागू करी थी उसके बारे में। तो 1980 के दशक की शुरुआत में यदि हम बात करें, डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण हमारी जो बचत दर है वो बढ़ने लगी थी। पहले नंबर की बात तो ये है।
2003-4 तक ये जो बचत दर थी जीडीपी की 23% तक पहुंच गई। साथ ही साथ जब हमारी बचत भी हो रही थी ज़्यादा, तो हम निवेश भी ज़्यादा कर पा रहे थे। डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से देखा जाए 1980 तक, तो कहना चाहिए हमारी जो जनसंख्या है उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं ग्रोथ कर पाई थी। बाद में बहुत तेज़ी के साथ में ये बढ़ी है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के चलते चलते हमारे देश की बचत दर बढ़ी। बचत दर बढ़ने से हमारा देश निवेश अच्छा खासा कर पाया। जो निवेश की दर थी हमारे देश की वो 24% तक पहुंच गई थी। इसके अलावा 2004 से लेकर के 2010 तक की यदि हम बात करें तो बहुत सारी नीतियाँ आई, बहुत सारी स्कीम्स आई। इसी के चलते चलते ये जो निवेश की दर है 24 से लेकर के 38% तक चली गई थी। मतलब अभी तक देखा जाए हिस्ट्री में तो ये सबसे ज़्यादा अधिक माना जाता है। 2004 से 9 के बीच में जीडीपी की जो एवरेज ग्रोथ रेट रही थी वो 8.5% थी। और उस समय में हम देखेंगे ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें थी उस समय में आगे बढ़ते जा रही थी। इसके साथ ही साथ हमारी जो निर्यात दर है वो भी काफ़ी अच्छी थी, जैसे कि इसमें बताया जाता है 15 से लेकर के 18% वार्षिक दर। इसके अलावा डॉलर और रुपया का जो मैनेजमेंट है उस समय में वो भी बहुत बेहतर तरीके से हुआ था। इसके बाद यदि हम हमारे देश की ओवरऑल मतलब समग्र क्षेत्र में विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो 2004 से लेकर के 14 का जो टाइम पीरियड रहा था, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत दिहाड़ी मजदूर आ जाते हैं, जिनको कहना चाहिए पीएफ नहीं कटता है, जिनको पेंशन की सुविधा नहीं है, जिनके कार्य के घंटे निर्धारित नहीं हैं, वो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो उस समय में सब क्षेत्रों में अच्छी खासी हमको वृद्धि देखने को मिली थी। चाहे वो पब्लिक सेक्टर वाला हो, मतलब चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट निवेश हो। इसके साथ ही साथ जो कंजप्शन है, एक्सपोर्ट है, साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, सब जगह पर हमको वृद्धि देखने को मिली थी। इससे क्या हुआ था, जो गैर सरकारी नौकरियां हैं कृषि क्षेत्र में तो लोग रोजगार पा ही रहे हैं। इसके अलावा का जो एरिया है, सेक्टर है, वहाँ पर लगभग 7.5 मिलियन प्रतिवर्ष के हिसाब से लोगों को काम मिल रहा था, नौकरी मिल रही थी। इसके अलावा हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इस सेक्टर में रोजगार एम्प्लॉयमेंट 2004 में 26 मिलियन था, जो कि बढ़कर के 2012 में 51 मिलियन तक, मतलब 26 से 52 हो गया, डबल हो गया। साथ ही साथ टेलीकॉम, बैंकिंग एंड हेल्थ सेक्टर में भी नौकरियों में हमको वृद्धि देखने को मिली थी। खास बात ये रही, हम एग्रीकल्चर से अलग सेक्टर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के अलावा लोग शहर में जो कमाई करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर रोजगार का विस्तार हमको देखने को मिला। मतलब आज़ादी के बाद पहली बार 2004 के बाद कृषि में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या घटी थी। लोग कहना चाहिए खेती बाड़ी से निकल करके कहाँ जा रहे थे, बाहर जा रहे थे कमाई करने के लिए। इससे क्या होता है, जो गैर एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिमांड को बता रहा है कि इस क्षेत्र में डिमांड बढ़ रही है, हमको ज़्यादा मजदूर चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, हमको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। तो गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि और मनरेगा जैसे सरकारी कार्यक्रमों के कारण ये संभव हो पाया था। इसके बाद जो वास्तविक मजदूरी है, इसमें भी हमको वृद्धि देखने को मिली थी। तो इस प्रकार से देखा जाए ना, हर सेक्टर में हमको वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ पर गरीबी में भी हमको गिरावट देखने को मिली थी। तो ये जो वृद्धि रही थी, अस्थायी मजदूरी, साथ ही साथ जो नियमित वेतन भोगी होते हैं, दोनों प्रकार के कामों में हमको वृद्धि देखने को मिली थी। 5वें नंबर की यदि हम बात करें तो उस समय में गरीबी में भी हमको कमी देखने को मिली थी। गरीबी में किस प्रकार की गिरावट हमको देखने को मिली है, पहली बार 2004 से 12 के टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं कि भारत में गरीबी रेखा से ऊपर उठने वालों की संख्या 13.8 करोड़ थी। मतलब ये एक ऐसा ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसे केवल चीन से हम तुलना कर सकते हैं। इसके बाद 2014 से हम देखते हैं बीजेपी की सरकार आती है और नरेंद्र मोदी का कार्यकाल चालू होता है। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उठाए गए कदम हैं और उनसे हमारे देश में जो प्रगति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी यहाँ पर अब तुलना करी जाती है। 2015 के बाद से 1951 के सुधारों से हुई जीवन परिवर्तनकारी उपलब्धि को बनाया नहीं रखा जा सका। इसके पीछे 3 बड़े नीतिगत झटके थे। ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो रिफॉर्म्स नहीं है, वो एक प्रकार से झटका दिया गया है हमारे देश को, जैसे कि नोटबंदी का।
नोटबंदी से आखिर फ़ायदा किसको हुआ अभी तक किसी को पता ही नहीं चला, और नुकसान किसको हुआ ये भी पता नहीं चला है। नुकसान से ज़्यादा लोगों को दिक्कत ज़्यादा हुई थी, फ़ायदा की तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि जो लग रहा था कि विदेशों में काला धन जमा है, भारत में काला धन जमा है, वो बाहर आएगा, कुछ भी बाहर नहीं आया, कहाँ गया ये भी नहीं मालूम है। अगला जो कदम उठाया गया था जीएसटी का, इससे बोला जा रहा है जीएसटी से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो छोटे मोटे लोग हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे दुकानदार प्रभावित होते हैं। ऐसा इसलिए प्रभावित होते हैं कि जीएसटी लगने के बाद उनको खुद चीज़ें महंगी पड़ रही, तो उनको ऑलरेडी से महंगे में चीज़ों को बेचना पड़ जा रहा है। वहीं जो बड़े बड़े हैं, मॉल वाली चीज़ें हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वहाँ ऑलरेडी से तो व्यक्ति पैसा खर्चा करने के लिए जाता ही है, उनकी चीज़ों का तो बिकना निश्चित ही है। लेकिन ये जो छोटे मोटे दुकानदार वाले लोग हैं, इनकी आय प्रभावित होती है। पहले वो लोग 10 रुपये में चीज़ को बेच देते थे, आज के समय में उनको 15 रुपया में बेचना पड़ जा रहा है जीएसटी मिला करके। इससे उस गरीब दुकानदार की इनकम प्रभावित हुई है, क्योंकि पहले 10 में दे रहा था, 15 में दे रहा है, तो मेरे पास 10 की जगह 5 ही ग्राहक आ रहा है। इस प्रकार के परिवर्तन हमको देखने को मिले हैं। इसके बाद अगला जो कदम उठाया गया था वो कोविड-19 लॉकडाउन का था। इससे भी हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। बिना योजना के लगाए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 5.5 मतलब लगभग 6% तक सिकुड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, जबकि पूरी दुनिया भर की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था उस टाइम मात्र 3% सिकुड़ी थी, हमारे देश 6% सिकुड़ गया था। कुल मिलाकर के देखा जाए, अब नौकरी की यदि हम बातचीत कर लें, ठीक है, यदि हम बात करें कि भाई बेरोजगारी में कमी हुई क्या नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, तो 2011-12 में 2.2% हुआ करता था बेरोजगारी की दर, जो कि 17-18 में बढ़कर के 6.1% तक पहुंच गई। मतलब पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हमको कब देखने को मिली थी? 2017-18 में देखने को मिली थी 6.1% की। और सबसे ज़्यादा जो युवा लोग हैं, इसके अलावा ऐसे लोग जो कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इनमें बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अब शहर में काम हमको मिल नहीं रहा है तो क्या करेंगे? फिर से गांव जाएंगे। अब गांव में भी काम नहीं है तो क्या करेंगे? फालतू फिर घूमना रहेगा, खाली पीली। तो कृषि श्रमिकों की वापसी हमको देखने को मिली है 2020 से 24 के दौरान। 8 करोड़ श्रमिक वापस कृषि क्षेत्र में आ गए। ये संरचनात्मक परिवर्तन की उल्टी प्रक्रिया थी, जो कि 2004 से 19 के दौरान हुई प्रगति को उल्टा कर दिया है। पहले जो भी प्रगति हुई थी वो उल्टी हो गई है। लोग वापस गांव जा रहे हैं, इसका मतलब ये है फैक्ट्रियों में ताला लगा होगा, फैक्ट्रियां उत्पादन नहीं कर रही हैं, माल अपना बाहर नहीं बेच पा रही, उनको वर्करों की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उत्पादन और निर्यात में भी हमको गिरावट देखने को मिली है। मेक इन इंडिया जो स्कीम है वो विफल रही है। मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा 2015 के बाद घट करके 2022 में 13% हो गया है। और यदि हम बेरोजगारी की बात करें, वेतन में गिरावट की यदि हम बात कर लें, तो जो अनियमित रोजगार है इसमें ज़रूर वृद्धि हमको देखने को मिली है। आज के समय में सरकारी कंपनियों में भी ऐसे ही हो रहा है कि रेगुलर जो भर्ती है, परमानेंट भर्ती अब नहीं निकाली जा रही, खाली ठेकेदारी में काम चलाया जा रहा है। चाहे जब भर्ती कर लो, चाहे जब निकाल लो, इसी को बोलते हैं अनियमित रोजगार। 2023 तक बिना वेतन वाले पारिश्रमिक श्रमिकों की संख्या 10.4 करोड़ तक बढ़ गई थी। ये बता रहा है कि ये आर्थिक संकट पैदा हमारे देश में हो चुका है। इसके बाद एक्सपोर्ट में भी हमको कमी देखने को मिली है। 14 से 22 के दौरान वस्तु निर्यात 1.5 गुना रही थी वृद्धि। 4 से 14 के बीच में 4 गुना वृद्धि हुई थी, जो कि अभी वर्तमान में हमको 1.5 गुना देखने को मिली है।